हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो बाल मनोविज्ञान के तहत हम अपना सेशन कवर करने जा रहे हैं वो होगा सृजनात्मकता यानी कि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी, उस पे बेस्ड एमसीक्यू। इसके पहली वाली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने इसका थ्योरी पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से कवर किया था। एक छोटा सा टॉपिक उसमें बचा हुआ था जो आज ही मैं आपको बता दूंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व भिन्नता ये एक साथ लिखा हुआ है सिलेबस में आपके, लेकिन ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, यानी कि क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल, ये दो इंडिविजुअल डिफरेंस, ये दो अलग अलग टॉपिक है, जिसमें से क्रिएटिविटी आज कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू सहित। अगली लेक्चर जो आएगी वो आएगी आपकी व्यक्तित्व भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, और फिर सबसे लास्ट टॉपिक आपका बच जाएगा। फिर पूरा सिलेबस जो मेंशन किया गया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। यानी कि बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस एवं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, आपस में किस प्रकार का इनमें सहसंबंध पाया जाता है। आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं भाई सामने में देखिए, ऋणात्मक, घनात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। इंग्लिश में वैसे कहूं तो पॉजिटिव। देखिए मैंने आपको ये चीज बताया था कि इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन या क्रिएटिव अगर कोई बच्चा है तो फिर वो इंटेलिजेंट हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन औसत से अधिक आईक्यू वाले बच्चे ही क्रिएटिव होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि जैसे कि हम आईक्यू टेस्ट करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लेवल आता है ना। तो जो मंद बुद्धि वाले लेवल के बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। तो उस हिसाब से इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के बीच में कैसा रिलेशन है भाई, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी दोनों की, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव होगा, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, लेकिन इनके बीच में सह संबंध की अगर बात की जा रही है तो वो पॉजिटिव रिलेशन है कि एक औसत से अधिक आईक्यू लेवल आना चाहिए किसी भी क्रिएटिव बच्चे का। चलिए नेक्स्ट, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध संबंध होता है। अब जब मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था तो एक चीज बच गई थी और मैंने बोला था कि आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, है ना। तो वो यही है सेशन जिसमें हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आज ये जो एमसीक्यू है वो कवर कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं इस क्वेश्चन की ओर आऊंगी जिसमें हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 2 को भी स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए क्वेश्चन 3 की ओर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि जो हाई इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, उच्च बुद्धि लब्धि, हाई आईक्यू वाले, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, ठीक। तो यह जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस चीज में भी उच्च होंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया है अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने या सृजनशीलता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि आवश्यक नहीं है कि अगर किसी बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि है, बहुत ही हाई इंटेलिजेंस कोशेंट है उसका, तो वो क्रिएटिव भी हो, यह जरूरी नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, यानी कोई अगर क्रिएटिव आंसर है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, यानी डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। अगर मैं किसी से डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ और डायरेक्ट वो बच्चा क्वेश्चन पूछ ले रहा है तो क्या ये सृजनात्मक उत्तर हुआ। दूसरा, विषय वस्तु आधारित, विषय वस्तु पर आधारित, क्या यह आवश्यक है सृजनात्मक उत्तर के लिए, क्या यह आवश्यक है। तीसरा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, और चौथा, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। चारों ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका उत्तर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी उसके अलग अलग कोई भी जो ऐसे प्रश्न जिसका कोई एक फिक्स आंसर ना हो तो वो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, ठीक। ये सबसे जरूरी चीज है उसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। निम्न में से कौन सा, अच्छा ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है डायरेक्टली। निम्न में से कौन सा, जो क्या चीज ऐसी है जो शिक्षार्थियों में यानी जो लर्नर्स हैं उनमें क्रिएटिविटी
का पोषण करता है, संचार करता है। सबसे पहला, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। जैसे आपका विद्यालय जीवन प्रारंभ होता है उसी टाइम से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। क्या इससे कोई क्रिएटिव बनता जाता है या इससे उसके अंदर क्रिएटिविटी का फॉलो हम करते हैं, पोषण देते हैं? दूसरा, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए कोचिंग करना, बिल्कुल नहीं। तीसरा, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण देना। और चौथा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ना मेरे ख्याल से ऑप्शन में मिस्टेक है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, जो उसके अंदर डेवलप है, जो भी टैलेंट, उसका पोषण आप करने के लिए आप उसको मौके दें कि वो आपसे प्रश्न पूछे। एक होता है ना कि एक टीचर है वो इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि बच्चे उसे क्वेश्चन करने में ही डरते हैं। तो आप कब किसी भी बच्चे में क्रिएटिविटी का संचार कर सकते हैं, कब आप उनके अंदर ये पोषण कर सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हालांकि ये जन्मजात यानी कि थोड़ी जो आप जन्म लेता है बच्चा तो वो क्रिएटिव ऑटोमेटिक होता है, लेकिन मेन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? इन्वायरमेंट से अर्जित करता है वो, है ना, आसपास के माहौल से, खुद के एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, खुद का जो उसका मन होता है उसके वजह से। तो आप उनमें कैसे डेवलप कर सकते हैं सृजनात्मकता? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक जो लर्नर्स हैं उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए आप प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराएं उनको। आप उनको मौके दें कि वो आपसे प्रश्न पूछे, अलग अलग प्रश्न पूछेंगे तो वो कई चीजें सोच सकेंगे, और जब खुद से वो सीखेंगे, मतलब खुद से आंसर डेवलप करेंगे, सोचेंगे, तो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, लॉजिक करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और उनमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसका पोषण होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 6th, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? अब अलग अलग परीक्षण हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी, तो हर चीज का जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसी प्रकार से क्रिएटिविटी टेस्ट होती है। ठीक है, अब उस टेस्ट में डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आप जो मेन इंडियन है जो इसमें इन्वॉल्व है वो जान लीजिए, और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगी इसके परीक्षण के बारे में। ठीक, चलिए, एक तो सिद्धांत बता दूंगी और थोड़ा सा परीक्षण के बारे में बता दूंगी। जैसे कि अलग अलग परीक्षण होते हैं। एक परीक्षण था GMCTGS, ये शॉर्ट फॉर्म है, गिलफोर्ड मैरीफील्ड का क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलेज है ये, सी। नेक्स्ट है TTCT, टॉरेंस ने बनाया था, वही टॉरेंस जिन्होंने 4 अलग अलग एलिमेंट्स बताए हैं ना, तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये उन्होंने बताया था। एक था BTCT, बार्कर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण, यानी बार्कर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। तो ये जो आपका लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय, ठीक है, इनका परीक्षण प्रसिद्ध है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो, अगर भारतीयों के परीक्षण, किन भारतीयों के परीक्षण की बात की जाएगी तो आपका जिसमें बाकर मेहंदी और पासी लिखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भाटिया टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, मुर्रे मॉर्गन तो ऑब्वियसली बाहर के हैं, बर्मा श्रीवास्तव नहीं, बाकर मेहंदी और पासी। ठीक है, इंग्लिश में बाकर मेहंदी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, कोई बालक क्रिएटिव है, किसी बालक के अंदर क्रिएटिविटी है अगर वह क्या रहे? सबसे पहले जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगर उसके अंदर क्यूरोसिटी है, जिज्ञासा है और जिज्ञासावश वह प्रश्न पूछता है। दूसरा, क्या वह अधिक नंबर प्राप्त करता है, तब हम बोलेंगे कि बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है। तीसरा, आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है, यानी कि आपने जो भी उसे दिया उसको वो सुनता है, मानता है और जो होमवर्क है उसे वो पूरा करता है। चौथा, कक्षा में अनुशासन भंग करता है, तो ये तो नहीं होगा। अधिक नंबर प्राप्त करता है, ये भी कहीं से भी क्रिएटिविटी के लिए ये नियम नहीं है, ये योग्यता नहीं है। आज्ञाकारी गृह पूरा करता है, इससे कहीं भी क्रिएटिव होने की निशानी ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो उत्तर हो जाएगा।
ठीक, कि बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सोच रहा है उस चीज को, उसके अंदर क्यूरोसिटी है और फिर उस चीज के बारे में यह पूछ रहा है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? एक अध्यापक है, वो किस तरह से किसी बच्चे में रचनात्मक चिंतन यानी कि अगेन क्रिएटिव थिंकिंग को पोषित कर सकता है, चाहे रचनात्मक दे, चाहे हम इसे किसी भी नाम से, नवीनता के नाम से कई बार जानते हैं, सृजनात्मकता के नाम से हम जानते हैं। तो किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकता है कोई भी एक अध्यापक? सबसे पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, लगातार डायरेक्ट रूप से निगाह रखकर। दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित ना करना, कुछ भी उनसे निपुणता से कम, मतलब कि एकदम आप उनसे क्या बोलना चाहिए, एक बाउंड्री से ऊपर, मतलब कोई भी एक चैलेंजिंग आप उनसे इतना अपेक्षा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कि उससे कम तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। जहां पे अवसर देने की बात आई, प्रश्न पूछने की बात आई, आपका ध्यान वहां पे जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। नहीं, अनुसरण मतलब जो वो देख के करे, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को बहुत ही आप कठिन कोई भी एक एक्टिविटी दे और उसके बाद आप बोले कि आप भी इसे सेम चीज को रिपीट करो, एकदम सख्त स्ट्रिक्ट आप उसको इंस्ट्रक्शन दे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट, कि समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के आप उनको अवसर दें। एक ही प्रश्न का या एक ही एक्टिविटी के अलग अलग सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसको भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर प्रदान करे, या किसी भी एक अध्यापक के लिए वो पोषित कर सकता है किसी भी बच्चे में रचनात्मक चिंतन को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है। यह दर्शाता है कि वह बालक क्या है? प्रतिभाशीलता है उसके अंदर, श्रेष्ठता है, सृजनशीलता है या दार्शनिकता है। तो एक तो पहली बात हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सृजनशीलता का, सृजनात्मकता का, है ना, रचनात्मकता का, तो उस हिसाब से तो ये उत्तर हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि तो इसमें क्या लिखा है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं, किसी भी अनुपयोगी वस्तु से कोई सुंदर पेंटिंग बनाता है, मतलब कि अब वो क्या हो गई, यूज के लायक हो गई, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अनुपयोगी जब रहे, आपको लगे कि इसका कोई यूज नहीं है, पर आप उससे कोई नवीन चीज बना ले, कोई भी पुरानी वस्तु हो, कोई पुराने विचार हो, कोई आपका ज्ञान हो, आइडिया, कार्य, इन सब को क्या करेंगे आप, असेंबल करेंगे, मिक्स करेंगे और पुनः व्यवस्थित करेंगे। जब व्यवस्थित करके आप उसको एक नया रूप प्रदान कर देंगे, जैसे कि अनुपयोगी वस्तु था, उन सबको मिला के उसने एक सुंदर पेंटिंग बना ली उसकी, अलग अलग चीजों को यूज करके, तो वह क्या दर्शाएगा कि वो बच्चा क्या है, सृजनशील बालक है। उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि सृजनशीलता को हम क्या बोलेंगे कि मौलिकता प्लस उपयोगिता। कोई भी उपयोगी चीज, अब ये जो पेंटिंग है ये उसके लिए उपयोगी हो गई, घर के साज सजावट में काम आने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। अब सृजनशील बालक जो है, क्रिएटिव बच्चे जो है, उनका विशेष लक्षण क्या है भाई, कि समस्याओं के प्रति सजग नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो समस्याओं के प्रति सजग होता है तभी तो वो उसके अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग समाधान निकालता है। नेक्स्ट, गतिशील चिंतन का अभाव, अभाव मतलब कमी, तो गतिशील चिंतन, आगे सोचने वाले जो चिंतन है उसका अभाव होना, अग्रशील ना होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, इसमें लक्षण क्या है पूछ रहा है ना, तो तीसरा क्या लिखा है, प्रबल जिज्ञासा, बिल्कुल सही, उसके अंदर बहुत प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज को सीखने की, किसी भी चीज को प्रश्न करने की, आगे बढ़ने की, नए नए चीज सोचने की। ठीक, यहाँ पे हर चीज निगेटिव में दे रहा है कि अभाव नहीं होगा, और यहाँ पे भी समायोजन या एडॉप्टेशन के प्रति जागरूक नहीं होगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। अगेन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या लिखा है, प्रतिभा, दार्शनिकता, सृजनशीलता और कुशलता। तो ध्यान रखिए, अगेन यही चीज आपको लिखा हुआ है कि कोई भी अनुपयोगी चीज है ना, अनुपयोगी। अब अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से उसने क्या बना लिया, कलात्मक
वस्तु बना लिया। तो उससे क्या हो गया, कोई भी नवीन चीज उसने बना लिया, कोई भी पुरानी वस्तु से उसको रखी हुई थी उसको यूज करके आइडिया लगा के उसने एक नई चीज बना ली जो अब उपयोगी है उसके लिए, तो वो क्या कहलाएगी, रचनात्मकता या सृजनशीलता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप कुशलता, हो सकता है अगर आप ये वीडियो नहीं देखें या आपको नहीं पता हो तो फिर आप कुशलता लिख सकते हैं या उसकी प्रतिभा लिख सकते हैं कि उसकी प्रतिभा है, तो नहीं, ये उसका टैलेंट नहीं है, ये उसके अंदर की क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, पूछ रहा है। तो याद करिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि FFOE ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में, है ना। हिंदी में मैं क्या लिख देती हूँ इसको, F से हो जाएगा फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह या प्रवाह आप बोल सकते हैं। दूसरे F से हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, लचीलापन। ठीक है, O से हो जाएगा ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, मौलिकता। और चौथा है E यानी इलेबोरेशन, एक्सप्लेनेशन, विस्तारण। तो ये टॉरेंस के अनुसार मैंने आपको बताया था, तो इसमें से कौन सा तत्व नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, लचीलापन, तो ये तो है, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता और मौलिकता, तीनों है, आपको पता है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर नहीं है ना, यानी कि सृजनात्मकता का तत्व एलिमेंट्स नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे अगर ये पूछा होता कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व है और लचीलापन दिया होता, बाकी तीन आंसर अलग होते, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता। तो इस प्रकार से अलग अलग सीटेट और अलग अलग जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, सबसे पहले अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन या अनुकरण। ये क्वेश्चन सीटेट में आया है, इसका ऑप्शन में यही लिखा हुआ था, मॉडलिंग, अनुकरण, इसलिए मैंने यही लिखा है। अब देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। याद करिए, मैंने आपको बताया था दो तरह का जो चिंतन है, अपसारी और अभिसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन क्या है भाई, जब आप सभी चिंतन को मिला लो एक ही जगह पे फोकस, आप 10 अलग अलग दिशाओं में नहीं सोच पा रहे हैं, अलग अलग विचार विकल्प नहीं आप सोच पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी, जिसे मैं इंग्लिश में क्या कहूंगी, कन्वर्जेंट। और अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट। तो आपका सृजनात्मकता जो है वो क्या है, अपसारी चिंतन है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में सोचने की, समझने की और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर आपको मिलता है, जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूँ, जैसा कि अगर एक टीचर अपने क्लास में पूछ रही है बच्चों से कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे उसमें, रायपुर। क्या इसमें आपको कोई भी रायपुर से हट के कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ी, नहीं, आपको पता है इसका उत्तर अगर रायपुर है तो आप डायरेक्ट रायपुर बताएंगे। यानी ये किस प्रकार का चिंतन हो जाएगा, अभिसारी, क्योंकि इसमें सबके आंसर एक होंगे। ठीक है, राजधानी की बात की जाएगी तो उत्तर एक होगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। पर अगर वो शिक्षक ये पूछ रहा है कि रायपुर की कुछ खासियत बताओ या छत्तीसगढ़ में क्या क्या खास है ये आप बताइए, तो हर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है कि रायपुर में ये चीज खासियत है। आप स्टेडियम के बारे में बात कर सकते हैं, आप यहाँ की जो पुरानी मंदिरें हैं, बूढ़ा तालाब है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना, दूधाधारी मंदिर के बारे में बात कर सकते हैं, आपको भी पता है बहुत सारे हैं। तो जो भी रायपुर में हो गया पर्टिकुलर, या अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अलग अलग जगह के बारे में, सिरपुर के बारे में बता सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। तो जितने बच्चे होंगे उतना ज्यादा चांस है कि उतना ज्यादा बच्चे सोचेंगे। तो जो प्रश्न है या जो चिंतन है वो किस प्रकार का होता है, सृजनात्मकता चिंतन किस प्रकार की होती है, अपसारी, है ना, अलग अलग दिशाओं में। और जब अगर ऐसा कुछ प्रश्न हो या इस प्रकार का चिंतन हो जिसका सिर्फ एक उत्तर हो, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े, तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट, यानी कि अभिसारी। ठीक, तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है भाई, क्या होगा, अपसारी या अभिसारी। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। अप कैसे याद रखेंगे, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, या अप ऊपर पहुंचाना, अप मतलब ऊपर, तो हाँ इससे आप ऊपर ही पहुंचते हैं, है ना, आप ज्यादा चीजें सीखते हैं, समझते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, और अभी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिर्फ अभी मैंने रायपुर बोल दिया, सिर्फ अभी जवाब दिया, तो उस चीज से आप ऊपर नहीं पहुंचेंगे, है ना, अपसारी चिंतन इस तरीके से। और नहीं तो आप डायग्राम याद रख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन
नहीं होता है। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहला लिखा है तार्किकता, धारा प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन। तो आपको उत्तर खुद समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है तार्किकता वो आपका उत्तर है। नहीं है पूछ रहा है क्योंकि, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। लर्नर्स, कौन से ऐसे लर्नर्स हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कौन सा अधिगमकर्ता लर्नर्स है जो क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं होंगे इसमें से। तो प्रवाही सेम चीज है, देख लीजिए प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन सब है। उच्च उपलब्धि, हाई आईक्यू जो है वो इससे संबंधित नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमने पढ़ा था ना कि ये जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव बालक है वो क्या हो भाई, हाई आईक्यू वाला हो एकदम। सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली हो यानी गिफ्टेड हो, और प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो ये भी जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम। 15 का हो गया है ना, 16। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है इसमें, है ना। कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बारे में। तो देखिए पहला क्या लिखा है, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होगा। बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपको शुरू से बताया है कि यह जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होगा, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। तो ये देखिए ये जो चीज लिखी हुई है कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा यानी आईक्यू टेस्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ बोल रहा है कि क्रिएटिविटी का सही मापन हो सकता है। तो ये चीज सही है क्या, नहीं। बुद्धि परीक्षण होगा यानी इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट अगर कोई व्यक्ति के लिए निकाल रहे हैं यानी कि हम उसका आईक्यू निकाल रहे हैं, है ना। बुद्धि परीक्षण हम पढ़े हैं। सृजनात्मकता का मापन के लिए हम अलग टेस्ट करते हैं, क्रिएटिविटी मापन के लिए, सृजनात्मकता को मापन करने के लिए हम क्रिएटिविटी टेस्ट लेंगे। तो ये भी चीज सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको वही शुरू से बता रही हूँ कि सृजनात्मक होने के लिए जो उनके बीच का रिलेशन है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्यों भाई, क्योंकि सृजनात्मक होने के लिए प्रायः क्या होता है कि औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। अब औसत बुद्धि क्या होती है, आईक्यू मैंने बताया था 90 से 110 होती है, तो उससे औसत से अधिक बोल रहा है, ये एवरेज है ना। हमको एवरेज चाहिए। अब एवरेज में क्या चाहिए कि उससे थोड़ी अधिक हो, यानी एवरेज इतना होता है 90 से 110, तो उससे ऊपर हो, औसत से, एवरेज से अधिक हो, 90 से 110 जो रेंज है उससे ऊपर ही हो, यानी 110 के ऊपर होना चाहिए प्रायः, ठीक है। तब वो बच्चा सृजनात्मक होने के लिए ये होनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। एक बार लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, वैसे तो आंसर आपका आ चुका है। बुद्धि परीक्षणों यानी इंटेलिजेंस टेस्ट और क्रिएटिविटी के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग चीजें हैं। ये इंटेलिजेंस अलग चीज है, क्रिएटिविटी अलग चीज है, तो यानी कि उसका जो परीक्षण होगा, उसकी जो विषय वस्तु होगी उसके अंदर की, उसमें अंतर होगा ही होगा, है ना। सिर्फ उनका रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्रायः क्या होता है, औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए तभी वो बच्चा क्रिएटिव कहलाएगा, मतलब ये चीज पाई जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि गिफ्टेड एकदम प्रतिभाशाली बच्चा ही सिर्फ हो, है ना। औसत से अधिक उसकी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। अगेन देखिए, कोई एक बालक है वो सामान्य सी वस्तु है लेकिन उसके नए नए उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाएगा, सृजनशीलता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, रूपांतरण की योग्यता करना। नेक्स्ट है किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। किसी शब्द या अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की योग्यता, और केंद्राभिमुख उत्पादन की उपयोग योग्यता, सॉरी। देखिए इसमें बोल रहा है कि सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछ रहा है, यानी आपको क्या लिखना है भाई, इसमें प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक, निगेटिव। तो देखिए रूपांतरण की योग्यता, जो जो चीज है उसको तो आपको पहले क्रॉस चेक कर लेना है। मैं ना इसका इंग्लिश वर्ड भी देख ले रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत आएगी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का तो है। मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं इंग्लिश वाला इसका वर्जन खोज के बताती हूँ आपको। रूपांतरण की योग्यता,
हाँ देखिए, चलिए मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले लिखा है एबिलिटी टू कन्वर्ट, किसी भी चीज को कन्वर्ट करना, बदलना। एबिलिटी टू कन्वर्ट, रूपांतरण यानी उसका रूप चेंज कर देना, ठीक है, उसके में चेंज लाना, तो एबिलिटी टू कन्वर्ट। दूसरा ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशन, मैं लिखते जा रही हूँ यहीं पे ही, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि ये एकदम शुद्ध उसमें लिखी हुई है ना, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स, सामवेगिक मतलब इमोशन होता है, तो इमोशनल प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, किसी भी सिचुएशन में एकदम पर्टिकुलर आप इमोशनल रिस्पॉन्स दें। नेक्स्ट है किसी शब्द या अवधारणा को पुनः परिभाषित करना, यानी एबिलिटी टू रीडिफाइन, फिर से रीडिफाइन करना। रीडिफाइन अ वर्ड और कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द या कॉन्सेप्ट, अवधारणा को हमने पढ़ा है ना, धारणा, तो किसी भी वर्ड या कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करने, पुनः परिभाषित करने की योग्यता। और नेक्स्ट है एबिलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंट्रीपेटल, केंद्राभिमुख, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले लिखा है एबिलिटी टू कन्वर्ट, तो क्या ये विशेषता नहीं होगी? ये विशेषता है, ठीक है, यानी आपका उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो एक विशेषता के अंदर आ जाएगी, है ना, कि किसी चीज को कन्वर्ट करना, तो वही तो सबसे मेन चीज है कि आप किसी भी अनुपयोगी चीज या कोई पुरानी चीज है जो अनुपयोगी है उसको आप उपयोगी बना सके, ठीक है। तो पहला तो आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, यानी कोई भी खास परिस्थिति है, ठीक है, उसके प्रति विशेष स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स देना, ये उनकी विशेषता नहीं है भाई। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हमने जो भी पढ़ा है उसमें ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में वो एक विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया दे या इमोशनल रिस्पॉन्स दे? क्या कहीं लिखा हुआ है कि ये उसकी विशेषता है? नहीं, तो ये उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। चलिए, एबिलिटी टू रीडिफाइन अ वर्ड, बिल्कुल सही, ये तो उसकी योग्यता होगी ना कि किसी भी वर्ड को या कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से और रीडिफाइन कर सके, है ना। नेक्स्ट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल, यानी कोई भी केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता, कोई भी जो मेन चीज है, मेन बिंदु, उसको उत्पादन करने की योग्यता वो रखता हो, मेन जो भी वो क्रिएट करना चाहता हो वो, तो किसी भी परिस्थिति, ये आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन अच्छा, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका भी इंग्लिश मुझे देखना पड़ेगा। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट द्वारा गिफ्टेड चिल्ड्रन, हाँ, की पहचान कठिन मानी जाती है। तो इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो इसमें आपको समझ में आया कि हाँ यह इसका कारण होगा कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है? सबसे पहला, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। परफॉर्मेंस टेस्ट से पढ़ाई में जो पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक है उनको नहीं पहचान सकते। क्या यह सही है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, यह इसका उपयुक्त कारण है। मतलब यह सही चीज है कि जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, और परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है भाई। जो इंटेलिजेंस है आपका, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हम जिसे कहते हैं, उसके और परफॉर्मेंस के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यही एक रीजन है कि उसके आपस में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए जो प्रतिभाशाली, बुद्धि लब्धि ज्यादा है मतलब वो प्रतिभाशाली हो गया, समझ लीजिए। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन और निष्पादन मतलब कि उनके परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो कठिन इसलिए मानी जाती है क्योंकि उनका आपस में संबंध नहीं है, इसीलिए दोनों के टेस्ट अलग होंगे, आप ये सोच लीजिए। और इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। निष्पादन मापन बहुत कठिन है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, और बुद्धि मापन की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है, कहीं से भी विश्वसनीयता की बात नहीं कर रहे हैं हम, दोनों अलग अलग चीज है एक्चुअली। और इसीलिए लिखा हुआ है कि इसका संबंध नहीं है। बुद्धि लब्धि अगर हम मापन करते हैं तो उसका अलग टेस्ट होगा, और जो निष्पादन है, ये जो परीक्षण है ये अलग है, तो क्योंकि दोनों में आपसी संबंध नहीं है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? अब इसमें अगेन क्या पूछ रहे हैं? नहीं। आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में कि क्या चीज नहीं है पूछा जा रहा है और क्या चीज है ना ऑप्शन आपको। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग और जिज्ञासा की प्रबल भावना। जहां अभिसारी सोच आई बस वही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपसारी, मैंने आपको बताया ना, अपसारी सोच से वो संबंधित रहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, और ये अभिसारी बोल रहा है यानी कि कन्वर्जेंट बोल रहा है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि इसका संबंध इससे नहीं है ना, ये उनकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी उनकी विशेषता के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? अब देख लीजिए ये उत्तर, हो सकता है आपको इसमें डाउट हो, पर जो क्वेश्चन ये सीटेट में आया है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बताऊंगी। कौन सा इसमें से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है बोल रहा है, मतलब किसमें से ये क्रिएटिविटी बढ़ाने में उनके उपयोगी नहीं है उतना, है ना? खेल पहला, दूसरा भाषण, तीसरा कहानी लेखन और चौथा निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए, अगर मैं उनको कुछ निर्माण संबंधी क्रियाएं देती हूँ तो ये उनके सृजनात्मकता के विकास में सहायक होगी ही होगी। आप उनको कुछ बनाने दे रहे हैं, निर्माण संबंधी आप क्रियाएं दे रहे हैं, तो इससे उनके अंदर का जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी। कहानी लेखन बिल्कुल, क्योंकि इसमें वो सोचते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, अलग अलग स्टोरी बनाएंगे, ठीक है, उसको अलग अलग एंगल देंगे, तो इससे भी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। खेल 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 में हम बोलते हैं ना बच्चे सीखते हैं, आपको इसीलिए देखो अगर जो छोटी क्लासेस होती हैं, छोटी कक्षाएं होती है कम एज वालों की, उनको हम ज्यादा खेल खेल में सिखाते हैं, है ना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लर्निंग बाई प्लेइंग मेथड, क्योंकि उससे उनके क्रिएटिविटी का विकास होता है, यानी सृजनात्मकता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा भाषण, ठीक है, ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। नेक्स्ट, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? किसी भी क्लासरूम में आपको किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने, इंकरेज करने, मतलब वो बच्चा क्रिएटिव है लेकिन उसे बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को हमें कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? सबसे पहला, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के अवसर प्रदान करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसे आप उनको अलग से नहीं कर सकते हैं काउंट। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने की, तो ये बिल्कुल जहां मौलिक खोज और सोच आ रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, मौलिक लिखा है इसमें। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, परीक्षा देने से क्रिएटिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। और अभी सारी सोच सीखने के लिए, तो फिर ये गलत, क्योंकि अब सारी सोच है ना, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। और विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन में, अलग से उपलब्धि वर्ग आप बना रहे हो, उसमें उनको सम्मिलित कर रहे हैं, ये उत्तर गलत है, ये एक निगेटिव चीज है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये किसने कहा था? ये एक स्टेटमेंट है, आपको मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी थे, है ना, मतलब जब थ्योरी वाला पोर्शन हम कवर कर रहे थे। तो जेम्स ट्रेवर, स्किनर, क्रो एंड क्रो और रॉस, तो जो क्रो एंड क्रो ऑप्शन नंबर सी वो आपका उत्तर है। चलिए, जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, एक क्वेश्चन बस आपका बच गया है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। ये प्रमस्तिक गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध संबंधित होता है। अब देखिए, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, ठीक है, थ्योरी है, तो उसमें जो गोलार्ध का सिद्धांत है, वैसे तो अलग अलग है, उसमें 5 है टोटल, 5 या 6 है ना। तो उसमें जो गोलार्ध के सिद्धांत है मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप प्रश्न में वही पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा मैं आपको दूसरे सिद्धांत भी बता दूंगी, पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये गोलार्ध का सिद्धांत। गोलार्ध का सिद्धांत क्या कहता है भाई? हमारा जो मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क, इसलिए इसका नाम ही क्या है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक दायां गोलार्ध और एक बायां गोलार्ध, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका दायां गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा आपका बायां गोलार्ध, ठीक। तो देखिए, जो बायां गोलार्ध है, बायां, ठीक है, लेफ्ट वाला, ये बोला जाता है कि जिस भी बच्चे में, जिस भी व्यक्ति में बायां गोलार्ध अधिक विकसित है वो ज्यादा तार्किक होगा, तार्किक, लॉजिक देने वाला।
तार्किक चिंतन करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, और जिसके में दायां गोलार्ध अधिक विकसित है वो ज्यादा सृजनशील होगा। यानी सृजनशील बालक के अंदर दायां गोलार्ध ज्यादा विकसित होता है, और तार्किक चिंतन वाला गोलार्ध कौन सा होगा? बायां होगा। ठीक, तो सृजनशील वाला याद कर लीजिए आप दायां, तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा। सृजनात्मक जिनका दायां गोलार्ध अधिक विकसित होता है वो ज्यादा सृजनशील होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? दायां गोलार्ध के बारे में बात की जा रही है। दायां गोलार्ध मतलब सृजनशील की बात की जा रही है, यानी कि सृजनात्मकता की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा कि किससे संबंधित है भाई? सृजनात्मकता से संबंधित है। तार्किक तो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ए और वो दोनों नहीं, और इनमें से कोई नहीं। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। सिद्धांत के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रमुख सिद्धांत, अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांत देते थे। ठीक, तो सबसे पहले प्राचीन सिद्धांत क्या माना जाता है? प्राचीन सिद्धांत में हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं, सृजनात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राचीन सिद्धांत यह कहता है कि मतलब जो पहले के लोग थे, अगर वो किसी सृजनशील व्यक्ति को देख ले तो क्या समझते थे कि वह ईश्वर की देन है। मतलब वो जो सृजनात्मकता है वो किसकी देन है भाई? ईश्वर ने उसे डायरेक्ट दिया है। उस समय पर लोग ये मानते थे कि ये ईश्वर के द्वारा किसी किसी को, सबको नहीं मिली है, ये एक ऐसा टैलेंट है जो सिर्फ ईश्वर की देन है। ये प्राचीन सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत जन्मजात का है। जन्मजात सिद्धांत यह क्या कहता है कि जो क्रिएटिव व्यक्ति है या जो क्रिएटिविटी है वो जन्मजात आती है। नाम में ही छुपा हुआ है उसका अर्थ वैसे। ठीक है, क्रिएटिविटी है वो जन्मजात आती है, यानी जन्म के समय से ही जो आपकी योग्यताएं हैं, योग्यताएं, ठीक, जन्म के समय से ही आपको मिल जाती है, ये आप अलग से अर्जित नहीं करते। ये जन्मजात सिद्धांत कहता है। तीसरा है वातावरण। वातावरण क्या कहता है भाई? ये उसका उल्टा हो जाएगा। वातावरण कहता है कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, जितना ही वो वातावरण सृजनशील होगा उतना ही रचनात्मक आप होंगे। ठीक है, जिस वातावरण में रहते हैं वो उतने ही रचनात्मक। अगर आप तानाशाही वातावरण में रहते हैं तो आप सृजनशील नहीं बन सकते। तानाशाही वातावरण मतलब कि आपको बात बात पर टोक दिया जाए, ये मत करो, ये नहीं, ऐसे प्रश्न कौन पूछता है, ऐसा कौन सोचता है, इस प्रकार से अगर पाबंदी लगा दी जाए। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं जो अनुपयोगी थी, उससे आप कुछ उपयोगी चीज, नई चीज बना रही है और आपको वहीं पे टोक दिया जाए, डांट दिया जाए, तो आपका जो डेवलपमेंट है, रचनात्मकता है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। तो इस कारण वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि तानाशाही वातावरण में सृजनशील नहीं बन सकते। ठीक, ये क्या कहता है? वातावरण सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है। प्रमस्तिष्क बोलते हैं या प्रमस्तिष्क, ऐसा भी लिखा रहता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ठीक, गोलार्ध इसका सिद्धांत, जिसमें बायां व दाया। एक होता है स्व प्रेरणा। स्व प्रेरणा मतलब कि खुद से, सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद से मोटिवेट होते हैं, आप खुद को ही सेल्फ मोटिवेटिंग। ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए जो आपको आके सिखाए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। आपको खुद के अंदर आपको डेवलपमेंट होती है कि अच्छा ये कंपटीशन है, मुझे इसमें लेना है, मुझे ये सोचना है। फॉर एग्जांपल अलग अलग स्कूल में कंपटीशंस होते हैं, है ना, राखी मेकिंग हो गया, या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो गया, या कितने सारे जो भी फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड। तो बच्चा खुद सीखता है, उसको खुद पार्टिसिपेट, आप उसको जिद नहीं कर सकते, उसको खुद मन करेगा ना, तो वो सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर है। खुद से प्रेरणा लेना, ये कोई बाहरी या बाह्य मोटिवेशन नहीं होगा, है ना, खुद से प्रेरणा लेकर मोटिवेशन लेते हैं। ठीक, अभी प्रेरणा उत्पन्न हो आंतरिक रूप से इसमें। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण ये किसने दिया था? जहां मनोविश्लेषण की बात आएगी सिगमंड फ्रॉड ने दिया था। इसमें बस यही है, अवचेतन जो मैंने आपको बोला, मैं अलग से बताऊंगी कभी। अवचेतन, अवचेतन, अचेतन और अर्धचेतन। रुकिए एक मिनट ना, सबसे पहले चेतन, यानी कि कॉन्शियस है आप पूरी तरीके से, कॉन्शियसनेस। ठीक, फिर क्या है आपका? अर्धचेतन। अर्धचेतन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सब कॉन्शियस आधे, है ना। फिर अनकॉन्शियस, अचेतन। अचेतन जस्ट इसका उल्टा, विपरीत, अनकॉन्शियस। तो ये कहता है कि 90% सबसे महत्वपूर्ण हमारे अंदर क्या है? अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। 90% जो थिंकिंग है, जो भी आइडियाज है, वो हमको इसमें ही आते हैं, ये कहता है ये। ठीक, तो जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो मैंने कवर करा दिए, जो पोर्शन बचा था वो कवर हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।